नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज दिन भर आज तक पर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। देश में कोरोना विस्फोट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा। मोदी ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ाई जाएं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार इतनी भयानक है कि जरा सी भी लापरवाही हुई तो मान के चलिए कि कोरोना संक्रमण होना तय है। लेकिन जरा सी भी लापरवाही ना हो, इसके लिए पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कोविड टास्क फोर्स और स्वास्थ्य के जानकारों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तय किया गया वैक्सीनेशन पर खासा जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने मिशन मोड पर वैक्सीनेशन का निर्देश दिया। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जाए। साथ ही कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएं। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी जल्द ही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उधर करीब एक हफ्ते के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो कोविड से ठीक हो गए, लेकिन दिल्ली की स्थिति को कोविड ने बिगाड़ के रख दिया है। 22,000 से ज्यादा केस आना दिल्ली को दहशत के दयार में धकेले दे रहा है। सवाल यह है कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद क्या दिल्ली लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है? पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उपराज्यपाल और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कल एक अहम बैठक करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम, कड़े और बड़े फैसले हो सकते हैं। तो डेली बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नजर रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़े हुए हैं। अकेले मुंबई में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इसी वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंगों को सील करना पड़ा है। महाराष्ट्र शासन में कल से हम प्रिकॉशन डोज के लिए जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि 10 तारीख से सभी 60+ कोमॉर्बिड लोगों के लिए प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। इस को आगे लेके जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र शासन बिल्कुल तैयार है। कोविड की रफ्तार पर लगाम लग सके, इसलिए मुंबई में नई गाइडलाइन लागू की गई है। अब सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों की आवाजाही पर रोक होगी। निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी। सबको मालूम है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बड़ा है, इसीलिए कोविड के नियमों को मानिए और कोरोना से बचे रहिए। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का विकराल होता रूप, विकराल होती समस्या के बीच आज से वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का महाअभियान शुरू हो रहा है। अगर किसी ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तब भी उसे बूस्टर डोज मिलेगी। ये मुहिम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की तैयारी हो गई है। कल से देश के हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई।
कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीन की सप्लाई तक और वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने से लेकर बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट तक हर लेवल पर तैयारी पूरी है। बूस्टर जो डोज है, प्रिकॉशन डोज भी इसे कहा गया है। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। उसके अलावा किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? हमारे साथ अधिकारी हैं राजीव रंजन जी। सर बताइए कि क्या क्या जानकारी दी जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी। तो वल्नरेबल पीपुल हैं उनके लिए है, और जिस तरह से जो सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, प्लस 60 प्लस सीनियर सिटीजन जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो वो ये लोग एलिजिबल हैं। तो उसमें भी हमारी तैयारी पूरी है। हमारे सभी स्टाफ जानते हैं उन्हें क्या करना है एक्चुअली वो, तो लोगों को बताया गया है, सेंसिटाइज्ड हैं और हम पब्लिक को भी बता रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके भी बता रहे हैं उनको, और हम लोग भी बता रहे हैं वो। देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि देश में अब तक लाखों लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, इसीलिए ऐसे लोगों को तीसरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बूस्टर डोज का लगना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी जानकारी ये है कि जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है, तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 कोवैक्सीन की लगी है, तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 कोविशील्ड की लगी, तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स्ड वैक्सीन की बात सामने नहीं आई। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है। तो उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं है। असल में वैक्सीन की पहली डोज को प्राइमरी कहा जाता है। पहली डोज वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन जो प्राइमरी डोज होती है और उससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो आगे भी मेंटेन रहे, इसके लिए दूसरी डोज दी जाती है। हालांकि कोरोना में इस्तेमाल हो रही अधिकतर वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 से 8 महीने बाद कम होती पाई गई है। इसलिए इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को है, इसलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है।
वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं होता है, सारी वैक्सीन। इवन मैन्युफैक्चरर्स भी कहते हैं, ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन वह सीवियरिटी और डेथ कम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब ये नहीं है, हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में, जो एक लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चे इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। अब आगे की क्या सीवियरिटी कम करता है, तो डेफिनेटली एडल्ट में सीवियरिटी कम करता है, 80 to 90% सीवियरिटी कम करता है। इसलिए मैं रोज कहता था कि नहीं, एडल्ट को अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो उसको देना चाहिए। ससेप्टेबल मैं उनको कहता हूं जिनमें जो है इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है इन्फेक्शन होने के बाद जिनकी डेथ होनी थी होगी, लेकिन जो बच गए, जो रिकवर है, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना का नया विस्फोट हुआ है। मुंबई से भी ज्यादा केस अब दिल्ली में आ रहे हैं। इस बीच 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भरोसा दे रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन दिल्ली आपदा प्राधिकरण आज बैठक करके कुछ नई बंदिशों पर विचार कर सकता है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। कोरोना ने दिल्ली को एक बार फिर बुरी तरह झकझोरा है। दिल्ली में संक्रमण सीमाएं तोड़ रहा है, पुराने आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं, नए मामलों की बाढ़ सी आ गई है। 24 घंटे का हाल देखिए, 22,751 नए मामले, 17 लोगों की मौत, संक्रमण दर 23.53%। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता पैदा करने वाले हैं। दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 10 दिनों में 20,000 के पार जाते ये मामले आखिर कहां जाकर थमेंगे। अस्पतालों का क्या होगा, बिस्तरों डॉक्टरों का क्या होगा। क्या पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। केजरीवाल यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत पिछले साल वाली नहीं होने जा रही, और वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली पर लॉकडाउन का खतरा भी नहीं है, बशर्ते दिल्ली वाले संयम और संजीदगी दिखाएं, मास्क लगाएं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। केजरीवाल ने अपना प्लान बता दिया है, लेकिन ये प्लान तभी कामयाब होगा जब सावधानी बढ़ेगी। संक्रमण तभी काबू में आएगा जब सतर्कता बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब भी सुध और सावधानी नहीं दिख रही कि 20 दिसंबर को दिल्ली में महज 91 केस थे और 20 दिन में ही आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। तब एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। वो हालात 1-2 दिन में फिर से आते दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही। ये फैसला सही होगा या गलत, ये इससे तय होगा कि कोरोना की ये लहर कितनी घातक रहती है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
मुंबई में कोरोना का कहर जारी है। भले ही एक रोज पहले के मुकाबले 1000 केस कम आए हैं, लेकिन 19,500 नए केस चिंता पैदा कर रहे हैं। मुंबई में हाहाकार मचा दिया है इस वायरस ने। नेता, अभिनेता, अफसर, डॉक्टर, ये वायरस किसी को नहीं बख्श रहा। सीबीआई कार्यालय में कोरोना विस्फोट, 68 पॉजिटिव। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टरों पर कोरोना का प्रहार। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में फैलता कोरोना। सेलिब्रिटी से सरकार तक कोरोना का संक्रमण। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात ये कि धारावी की झुग्गियों में भी कोरोना की घुसपैठ। ये बीकेसी का उधर एग्जाम्पल दिया। 2500 बेड हमारे रेडी है, उसमें हमारे 108 बेड ऑक्सीजन आईसीयू है, 12 बेड हमारे डायलिसिस है, 1392 बेड हमारा बिना ऑक्सीजन के है, 896 बेड हमारे ऑक्सीजन के है। और डेली 800 से 900 लोग इधर एडमिट होते। 770 लोग आज भी एडमिट है बिना ऑक्सीजन के, और 280 लोग ऑक्सीजन पर है। और मैं खुद जाके अंदर देख के आई हूँ। जो बोर्ड का एक डिजिटल बोर्ड है उसको टैली करना, मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। तो ये हाल है मुंबई का। कोरोना से थोड़ी सी राहत मिलती नहीं कि दोबारा कोरोना की गिरफ्त में आ जाती है। जरा देखिए साल के पहले हफ्ते में ही मुंबई में कैसे कोरोना का बम फूटा है। 1 जनवरी को 6,347, 3 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। 5 जनवरी को 15,166 केस आए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पर पहुंच गया। 7 जनवरी को 20,971 कोरोना केस आए और 8 जनवरी को 20,318 कोरोना केस आए और 9 जनवरी को 19,474 कोरोना के नए मरीज। माया नगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग को सील करना पड़ा है। पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना डरा रहा है। 8 जनवरी को महाराष्ट्र में 41,434 केस आए और 19 लोगों की मौत हो गई। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों को देख चुकी है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। आज तक ब्यूरो। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में फिर हिंदू मुसलमान आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार का चुनाव 80% वर्सेस 20% वाला होगा, तो विपक्षी दल अपने फॉर्मूले के साथ हाजिर हो गए। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। न लाभ न लपेट, कोई खुश रहे या किसी को पहुंचे ठेस, मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो बोल दिया। ये चुनाव 80% वर्सेस 20% का है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा।
और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। किसी सामान्य सी समझ रखने वाले इंसान को भी ये बात आसानी से समझ आ जाएगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जो 80% और 20% की बात की है, इन आंकड़ों का एक सिरा हिंदू मुसलमान वाले समीकरण से भी जुड़ता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे एक बात और कही है, सुनिए उसे। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ नहीं जाता, या वो बीजेपी को नहीं पसंद करता? एक दिन पहले ही आदर्श आचार संहिता लगी है। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे बयान न दिए जाएं जो आचार संहिता की सरहदों को तोड़ दे। लेकिन अब जब सीएम योगी ने ही इशारों में हिंदू मुसलमान वाला तीर कमान से निकाल दिया तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुनील साजन सामने आए। उनके पास योगी के 80 और 20% वाले फॉर्मूले के जवाब में 25% वर्सेस 15% वाला फॉर्मूला था। क्या है ये फॉर्मूला, समझिए इसे। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक कुटने और पिटने लगे, तब भाजपा को 80 और 20 की बात याद आई। ये लड़ाई 80 और 20 की नहीं है, ये लड़ाई 15 और 85 की होगी। जाके गणित अभी भी भाजपा अपना ठीक कर ले। मतलब समाजवादी पार्टी ने भी अपना फॉर्मूला सेट कर रखा है, लेकिन कांग्रेस योगी के बयान को कैसे देखती है वो भी सुनिए। सांप्रदायिकता का खुला तांडव करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता अब कभी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं होंगे, 80-20 पर नहीं होंगे, 60-40 पर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेरोजगारी पर होंगे, माताओं बहनों के सम्मान पर होंगे, किसानों का जो अपमान किया है थार की मार से और खाद की कमी से उस पर होंगे, किसानों की फसल के उचित मूल्य पर होंगे, करोड़ों लोगों को रोजगार देने के नाम पर होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है, और कौन नहीं जानता कि बीजेपी तो हिंदुत्व का सिरा शुरू से पकड़े हुए है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए ओवैसी ने दमखम लगा रखा है, बिल्कुल वैसे ही। मगर योगी के बयान को मुस्लिम धर्म गुरु किस तरह देखते हैं वो सुनिए। किसी भी पॉलिटिकल वार को कम्युनिटी वार न बनाया जाए, और अगर इस तरीके की कोई भी शख्स बयानबाजी करता है जिसमें किसी ख़ास धर्म के बारे में या किसी ख़ास मज़हब के मानने वालों के बारे में कोई टिप्पणी होती है, तो निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अगर इस तरीके की बयानबाजियां जो धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर या किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करती हैं, या किसी भी तरीके का पोलराइजेशन समाज में पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को अज खुद उसका संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। जाहिर सी बात है कि इस शंखनाद के साथ ही चुनावी समर भूमि में महायुद्ध भीषण होगा। अभी तो शुरुआत है। उम्मीद कीजिए कि जैसे जैसे 10 फरवरी की तारीख नजदीक आएगी, ये लड़ाई और धारदार होती जाएगी। तो देखना सिर्फ इतना होगा कि इस चुनावी समर में किसके तरकश में कितने हैं तीर और किसके दल में कितने हैं वीर। उत्तर प्रदेश में जिन्ना पॉलिटिक्स के बाद अब 80 बनाम 20 की नई राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 80 उनके साथ है और 20 विपक्ष के साथ है। इसको विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी आंकड़ों में एक बार फिर गलत है और
केवल 15% बीजेपी की तरफ जा रहा है और बचा हुआ सपा की तरफ आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी कड़ा पलटवार करा है और कहा है कि इनके पास बताने को विकासी मुद्दे नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और जिसके बाद ये मजबूर हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने को। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।